जो कि मेरा सब इंटरव्यू हिंदी में गया था। इसकी वजह से कॉन्वर्सेशन भी हम हिंदी में ही रखेंगे। ये मेरा दूसरा इंटरव्यू था और आफ्टरनून सेशन था, इसलिए मैं 11:30 बजे रूम से निकल गया था। 2 दोस्त भी आए थे मेरे साथ। हमने फ़ोटो वोटो खींच ली, क्योंकि वो फ़ील ही अलग होता है इंटरव्यू के वक्त फ़ोटो निकालना। उसके बाद आईएएस के इंटरव्यू भी हमारे साथ थे और आईएएस के बच्चे भी शायद थे, 20 बच्चे थे और हम 6 जन थे सीएपीएफ के। लेकिन शुरू से ही हमें जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ना सीएपीएफ वाला, तो वो दिखाई दिया, क्योंकि आईएएस वाले बच्चों को पहले छोड़ दिया और हमें बाजू में खड़े रहने के लिए कहा था, और वो होने के बाद फिर हमें छोड़ दिया। तो हमें वहाँ पर थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन जैसा लगा, जो कि सीएपीएफ के बच्चों के साथ हमेशा होता है। उसके बाद अंदर जाने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था और वहाँ पर एक मेरे साथ बुरी कह सकते हैं हम चीज़ हुई। मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आता हूँ, लेकिन मेरे पास जब मैंने फॉर्म भरा था तब ईडब्ल्यूएस का डॉक्यूमेंट नहीं था, और बाद में मैंने निकाल लिया, लेकिन वो 5 मई के बाद का था, इसलिए वो काउंट भी नहीं करने वाले थे। वो तो मुझे पता था, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त ही उन्होंने मुझे बता दिया कि आप ईडब्ल्यूएस में काउंट नहीं होंगे, आप जनरल में काउंट होंगे। और उन्होंने मेरे से ईडब्ल्यूएस के डॉक्यूमेंट नहीं लिए, और उन्होंने कहा जो बच्चे ईडब्ल्यूएस लिखा है जिन्होंने, और फॉर्म भरते वक्त अगर उन्होंने गलत ईडब्ल्यूएस का डाला है या कुछ गलत लिखा है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में पेपर रिटर्न एग्जामिनेशन क्लियर की है और जनरल कैटेगरी में नहीं की, तो हमने उन्हें बुलाया ही नहीं। और इससे मुझे पता चला कि मैंने जनरल का भी कट ऑफ क्वालिफाई कर लिया है रिटर्न में। लेकिन मैं अपना टेम्परमेंट लूज़ नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं शांत दिमाग से बैठ रहा और देखते हैं मतलब क्या होता है अब। उसके बाद एंट्री लेवल एंट्री का समय आ गया। मेरा 3 नंबर था इंटरव्यू, 2 बच्चे पहले ही गए हुए थे। उसके बाद मेरा नंबर था, और जाते वक्त ही वो जो अंकल थे जो मुझे लेने आ गए थे, उनको मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे बता दिया कि राज शुक्ला सर का पैनल है, जो कि अभी नए मेंबर है यूपीएससी के। तो मैंने एक दिमाग में बैठा दिया था कि इनका मतलब जो मार्क्स का रेंज है वो तो किसी को भी पता नहीं अभी तक, क्योंकि वो पहले ही इंटरव्यू ले रहे थे। हाँ, लेकिन उनका बैकग्राउंड में चेक करके गया था रूम से। मैंने अंदर जाके गुड आफ्टरनून बोला, उन्होंने भी बोला और मुझे बैठने के लिए कहा, तो मैं बैठ गया। उन्होंने मुझे पूछा आपका नाम क्या है, तो मैंने बता दिया। तो उन्होंने कहा कि ये पहला वाला तो अलग दिख रहा है। तो मैंने कहा सर, महाराष्ट्र में पहले सरनेम लिखते हैं और बाद में अपना नाम लिखते हैं, इसकी वजह से ही वैसा नाम मैंने लिखा है। ये पहले वाले क्वेश्चन सब चेयरमैन सर पूछ रहे थे। तो उन्होंने अगला क्वेश्चन पूछा कि अभी आप क्या कर रहे हो। तो मैंने बताया कि सर अभी मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और साथ में ही मैं स्पीक अप नेशन का एक्टिव मेंबर हूँ। और मैं आगे बताने वाला ही था, तो उन्होंने पूछा कि ये स्पीक अप नेशन क्या है। तो मैंने उनको बताया कि सर स्पीक अप नेशन एक इनिशिएटिव है जो हमने स्टार्ट किया था लॉकडाउन में। हमने जो लॉकडाउन का समय था, उस समय बहुत सारे जन डिप्रेस थे, लोनलीनेस फील कर रहे थे। तो उस टाइम हमने ये बिलायो या ट्विटर स्पेसेस पर जो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट है, तो उनके लेक्चर अरेंज किए थे, जिसका सबको फ़ायदा हो और वो उस महामारी से ज़्यादा डिप्रेस्ड नहीं रहे। तो हम मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट की राय लेते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बाद का सभी इंटरव्यू 50% इंटरव्यू इसके ऊपर ही चला गया। तो उन्होंने मुझे बाद में पूछा कि क्यों ज़रूरत पड़ रही थी उस टाइम, सब तो मज़े में रह रहे थे। अब मैं जब लेफ्टिनेंट जनरल था, तो मुझे बहुत सारी लीव पिटिशन आती थी कि हमें छुट्टी चाहिए, तब तो सब मज़े में रह रहे थे, तो क्यों इतनी ज़रूरत पड़ गई थी। तो मैंने कहा सर, ये आदमी की खासियत ही ऐसी है कि आदमी सभी दिन आराम नहीं कर सकता और सभी दिन काम भी कर नहीं सकता, ये हमारे नेचर में ही ऐसा है। तो उन्होंने उसके बाद उसके बाद थोड़ा हँसते हुए इंटरव्यू गया अगले 2-3 मिनट तक। तो उन्होंने कहा कि क्या आपको लगता है कि इंडिया डिप्रेस है। तो मैंने उन्हें कहा कि सर यस, लैंसेट स्टडी के अनुसार इंडिया में हर 8 आदमी में 2 आदमी डिप्रेस्ड है। तो ये सर मतलब हम डिप्रेस तो नहीं कह सकते, लेकिन परेशानी तो है, और हम मेंटल हेल्थ को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, वही हमारी सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत है। तो उन्होंने कहा कि उसके रीज़न क्या है, तो मैंने बता दिए, मटेरियलिज्म या न्यूक्लियर फैमिली एट्सेट्रा। तो उन्होंने कहा कि मटेरियलिज्म कैसा है इसमें, कि हमें जो चाहिए वो हम उसका यूज़ करते हैं। अब मुझे एसी चाहिए तो मैं एसी का यूज़ करता हूँ, मैं नहीं रह सकता बाहर खड़ा, तो ये हमारी ज़रूरत है, मटेरियलिज्म नहीं कह सकते। तो मैंने कहा कि सर गौतम बुद्ध बता के गए कि हमारा जो जीवन है उसका सबसे बड़ा दुख का कारण ही डिज़ायर है, और हर एक आदमी को डिज़ायर होती है कि अगर उसने कुछ हासिल किया तो उसको और चाहिए होता है, तो उसी डिज़ायर की वजह से, और वो नॉन स्टॉपेबल होती है। मतलब हमने एक हासिल भी कर लिया तो भी हम दूसरा हासिल करने के लिए परेशान रहते हैं। तो ये डिज़ायर ही सबसे बड़ा दुश्मन है हमारे ह्यूमन बीइंग का। यस। तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि ये अमृतकाल से क्या समझते हो आप, मतलब ये अमृतकाल क्या है। तो मैंने बता दिया कि सर हमारे आज़ादी को 75 साल पूरे हो गए, और इन 75 साल में जो हमने हासिल नहीं किया, तो जो रह गया है वो हमें इस 25 साल में हासिल करना है। और हमारी इंडिया को एक सुपर पावर बनाने के लिए सभी ओवरऑल डेवलपमेंट, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करनी है। तो यही हमारा 25 साल की हमारी परीक्षा है कि हम वो हासिल कर पाते हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि इसमें आपको मोदी जी का कुछ इंटेंशन दिखता है, ये 2047 की क्यों,
क्योंकि हर एक आदमी का कुछ तो कुछ इंटेंशन होता है। तो मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे से पॉलिटिकल कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं पॉलिटिकल कुछ कहना दूँ। तो मैंने उन्हें कहा कि सर वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2050 में हमारे इंडिया की डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब वर्किंग पॉपुलेशन 45% हो जाएगी। तो मतलब वर्ल्ड में हम सबसे यंग पॉपुलेशन होंगे उस टाइम। तो ये 25 साल उसके लिए है, मतलब ये हमारी परीक्षा का काल है कि हम उनको अच्छी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी तरह ट्रेनिंग एजुकेशन देते हैं और उनका पूरी तरह से इस्तेमाल कर देते हैं, जिसकी वजह से 2047 में हम पूरी तरह उनका यूज़ कर सके। और सर 2047 में हमारे इंडिपेंडेंस को 100 साल भी पूरे होने वाले हैं, तो उसकी वजह से भी 2047 एक राइट साल है। तो उन्होंने कहा यही हमें चाहिए था। उसके बाद चेयरमैन सर ने बता दिया कि मेरे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और मेंबर 1 थे, उन्होंने क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया। तो उन्होंने, मेरा बैकग्राउंड मैथमेटिकल है, बीएससी मैथमेटिक्स मैंने फर्ग्यूसन कॉलेज से कंप्लीट किया है। तो उन्होंने मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया, ऑपरेशनल रिसर्च क्या है, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक क्या है, एक आधा एग्जाम्पल दो उनका। उसके बाद उन्होंने एक चार्ट का नाम लिया जो कि ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक में से था, लेकिन मुझे शायद वो पता नहीं था और अभी भी पता नहीं कि उन्होंने कौन सा नाम लिया था। तो उसके बाद गेम थ्योरी का उन्होंने पूछा कि गेम थ्योरी क्या है, तो मैंने उनको बता दिया, लेकिन वो उसमें डीप जाने लगे। तो मैंने कहा सर मेरा वो पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट था, इसलिए मुझे वो ज़्यादा पता नहीं है उसके बारे में। उसके बाद उन्होंने एक एसआरटी पूछी कि समझो स्टूडेंट प्रोटेस्ट या फार्मर प्रोटेस्ट या रिलीजियस प्रोटेस्ट चल रही है और उनकी कुछ डिमांड है जो पूरी हो नहीं पा रही और वो प्रोटेस्ट करके आपके पास आ रहे हैं। तो समझो एग्जांपल लो कि स्टूडेंट जा रहे थे कहीं तो एयरप्लेन से और एयरप्लेन कैंसिल हो गई, तो वो अपनी डिमांड लेके आ रहे हैं आपके पास, या कोई फार्मर्स हो तो उनकी कुछ डिमांड है तो आपके पास आ रही है, तो आपकी स्टेप क्या होगी। तो मैंने सोचा कि ये तो वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं है, तो इसकी वजह से जो हमारी एसओपी होती है तो हम मतलब कुछ हद तक रुक जाते हैं। तो मैंने ऐसा कहा कि सर मैं उनको लाउड स्पीकर पर बता दूंगा कि आपकी परेशानी क्या है, हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि उसको सॉल्व किया जाए और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि वो सॉल्व हो जाए। अगर वो उसके बाद भी अगर नहीं माने और प्रोटेस्ट करके हमारे पास आ गए तो मैं बैरिकेड्स लगा लूँगा, और उसके बाद भी नहीं माने तो मैं वाटर कैनन का या हाँ सिर्फ या तक रुका मैं कि वाटर कैनन का यूज़ करूँगा। लेकिन उन्होंने कहा कि तभी भी नहीं माने, तो मैंने बोला कि सर मैं फिर लाठीचार्ज का ऑर्डर दे दूँगा। तो उन्होंने कहा कि तभी भी नहीं माने, तो मैंने कहा कि सर मैं ब्लैंक फायर कर दूंगा और उन्हें ये चेतावनी दूंगा कि अगर आप नहीं रुके तो मैं इस हद तक भी जा सकता हूँ। और उन्होंने फिर भी कहा कि अगर वो भी नहीं माने तो उसकी वजह से भी नहीं माने, तो मैंने कहा कि सर मैंने कहा कि बिलो द वेस्ट गोली मारूंगा। लेकिन उन्होंने कहा कि फार्मर प्रोटेस्ट तो आप फॉलो करते होंगे, एंटी फार्म्स लॉ आए थे उस समय। तो मैंने कहा हाँ, तो उन्होंने कहा कि वैसा तो कुछ इस्तेमाल नहीं हुआ था उस टाइम। तो मैंने कहा सर नहीं, वाटर कैनन और लाठीचार्ज का यूज़ हुआ था। तो वो क्या बोल रहे थे मुझे पता नहीं चला, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं हुआ था उस टाइम। उनका अगला क्वेश्चन था कि रिटायरमेंट एज कितनी होती है सीपीएफ में। तो मैंने कहा सर 58 ईयर्स। तो उन्होंने कहा कि ये बढ़ानी चाहिए या घटानी चाहिए, आपको क्या लगता है, और जो लगता है वो क्यों लगता है। तो मैंने कहा सर नहीं, ये जो है ना वो सही है 58 ईयर्स, क्योंकि अगर कम की जाए तो उनका जो एक्सपीरियंस है तो उनका हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, और अगर बढ़ा दी जाए तो अगर कोई फिजिकल टास्क हो तो एज के हिसाब से वो कर नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, 58 ईयर में तो हम आई होते हैं, टीच होते हैं, तो उस समय तो हमें कुछ फील्ड वर्क करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो मैंने कहा सर सॉरी सर, सीपीएफ में जो जाते हैं वो डीजी नहीं हो पाते, लेकिन हाँ कुछ कुछ जगह पर तो हमें टास्क मतलब फिजिकल टास्क करने ही पड़ेंगे, उस समय हम उनका यूज़ नहीं कर पाएंगे अगर एज बढ़ा दी जाए तो। अब दूसरे मेंबर के पास चला गया। तो उन्होंने पूछा कि आपकी हॉबी अच्छे से, तो मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि कुछ मूव्स बताओ। तो मैंने कहा सिसिलियन अटैक, डेनिश गैम्बिट। तो उन्होंने कहा कि ये क्या होता है, तो मैंने उनको बता दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हर एक पॉइंट का अलग अलग नाम बताए, तो आपको पता है क्या। तो मुझे शायद पता नहीं था, वो अभी भी पता नहीं है कि हर एक पॉइंट को अलग अलग नाम से कहा जाता है। तो उन्होंने पूछा कि कहाँ तक खेले हो आप चेस। तो मैंने कहा बताया सर मैं स्कूल लेवल में खेला था, और जब मुझे फ्री टाइम होता है तो मैं अपने दोस्त के साथ खेलता हूँ, ऐसा मैंने कुछ कॉम्पिटिशन टाइप नहीं किया था। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ते हो। तो मैंने कहा सर इंडियन एक्सप्रेस। तो उन्होंने कहा कि कुछ एडिटर्स के नाम बताओ जो एडिटोरियल लिखते हैं। तो मुझे वो याद नहीं आ रहे थे, सिर्फ एक नाम याद आया, वो भी बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल नाम था। तो मैंने उन्हें कहा कि सर प्रताप मेहता का मैं एडिटोरियल पढ़ता हूँ। तो वो सब हंसने लगे। तो उन्होंने कहा कि अरे यार तुम तो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल पर्सन का एडिटोरियल लिखे हो, तो सॉरी पढ़ते हो। तो उन्होंने कहा कि बताओ अभी हाल ही में कोई लिखा है क्या उन्होंने एडिटोरियल। तो मैं मतलब वो हंसने लगे, इसलिए मैं थोड़ा मतलब परेशान हो गया कि ये क्या होगा, क्या बोल दिया मैंने। लेकिन उन्होंने कहा कि पढ़ा है क्या कोई। तो मैंने कहा सर पढ़ा भी होगा लेकिन मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा कि हाँ अभी पिछले वीक में उन्होंने लिखा था कि मोदी जी डिक्टेटर है। तो क्या सच में मोदी जी डिक्टेटर है। तो मैंने कहा नहीं सर, मतलब मोदी जी हम डिक्टेटर नहीं कह सकते, क्योंकि हम पूरी तरह से हमारी डेमोक्रेसी फॉलो कर रहे हैं। वो चुन के भी आए, उसके बाद जो उन्होंने स्टेप्स लिए तो वो सभी कॉन्स्टिट्यूशन को लेके ही किए और लॉ को फॉलो करके लिए। अगर उन्होंने लॉ तोड़ा होता या कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ी होती तो हम कह सकते थे कि वो डिक्टेटर है। हाँ, तो उन्होंने वहाँ स्टॉप कर दिया। उसके बाद उन्होंने एक ये साड़ी पूछी जवान वाली, मुझे लगता है वो भी मेरे मेंटल हेल्थ प्रोग्राम से रिलेटेड ही थी। तो उन्होंने कहा कि एक जवान है, उसको फैमिली की कुछ इशू चल रहे हैं फैमिली में, तो वो हमेशा परेशान रहता है। तो आप
क्या करोगे उसके बाद? मतलब उसको मोटिवेशन देने के लिए या डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए आपके स्टेप्स क्या होंगे? तो मैंने उन्हें 2-4 स्टेप बता दिए और उन्होंने फोर्थ मेंबर के पास ट्रांसफ़र कर दिया। फोर्थ जो मेंबर थे वो पंजाबी दिख रहे थे और उन्होंने मुझे बताया कि मैंने अहमदनगर में 6 साल सर्विस की है। तो मतलब मैं थोड़ा परेशान हो गया कि यार मैं तो बीड़ का हूँ, पुणे में मैंने ग्रेजुएशन किया है और अहमदनगर का मैंने सिर्फ 11th और 12 किया था। और मुझे जब मैंने प्रिपरेशन किया था मुझे ऐसा लगा था कि अहमदनगर में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। लेकिन आपको एक रिकमेंडेशन है कि आपके डैप में जो जो लिखा है उसको सारी की प्रिपरेशन करते जाओ, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो फोर्थ मेंबर थे उन्होंने सारा जो क्वेश्चन पूछे थे वो सिर्फ अहमदनगर से ही पूछे थे। तो उनका पहला क्वेश्चन था कि अहमदनगर का नाम चेंज करने वाले तो क्या नाम रखने वाले हो? तो मैंने कहा सर आइल नगर। लेकिन कहा कि सर ये सिर्फ लोगों तक ही सीमित है, अभी तक स्टेट गवर्नमेंट ने कोई भी स्टेप्स नहीं लिए उसके लिए। तो उन्होंने कहा कि आपको क्या लगता है नाम चेंज करना चाहिए या नहीं? तो मैंने कहा सर नाम चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं, उसके बजाय हम डेवलपमेंट का सोच कर सकते हैं, एजुकेशन का सोच सकते हैं। नाम चेंज करने से कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होगा। तो उन्होंने अहमदनगर के हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस पूछे। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू का कुछ रिलेटेड है क्या अहमदनगर से, वो पूछा। तो मैंने कहा सर यस, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने, तो वो बुईकोट किला में लिखी थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि औरंगजेब कुछ रिलेटेड है। तो मैंने कहा सर औरंगजेब डायरेक्ट ऐसा कहा लिखा नहीं है, लेकिन सर हमारे नज़दीक एक हथौड़न करके गाँव है। तो ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब का जो आखिरी समय था, समाधि थी, तो वो हथौड़न में है। लेकिन सभी बुकों में ऐसा लिखा है कि वो औरंगाबाद में है। तो वो हथौड़न अहमदनगर में आता है सर। तो उन्होंने कहा कि सावित्रीबाई फुले कौन थी? मैंने बता दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि उनका कुछ नगर से सिग्निफिकेंस है। तो मैंने कहा सर मतलब होगा भी, लेकिन मेरे पढ़ने में नहीं आया, मैं इंटरव्यू होने के बाद देख लूँगा। उसके बाद उन्होंने पूछा कि कंपल्शन मतलब क्या होता है? तो वो भी मेरे मेंटल हेल्थ प्रोग्राम से रिलेटेड ही क्वेश्चन था। तो मैंने कहा सर दया, हमें जो वल्नरेबल सेक्शन है उनके लिए जो हमारे मन में भाव आता है कि इनके साथ अच्छा होना चाहिए, तो वही कंपल्शन होता है। तो उसके बाद उन्होंने शायद 1-1.5 मिनट तक 2 मिनट तक वही बोलते रहे कि कंपल्शन मतलब उन्होंने कहा कि हमारे हर एक में एनर्जी होती है, ऑरा होता है हर एक का। तो समझो आप बाहर से आ रहे हैं और वो आप पूरे पॉजिटिव एनर्जी से हो, आप खुश हो, और अंदर आने के बाद आपको पता चला कि एक बंदा बैठा हुआ है तो वो निगेटिव एनर्जी है उसमें, तो वो दुखी है। और आप आने के बाद आपकी एनर्जी और उसकी एनर्जी मैच हो जाती है, आपका रेजोनेंस हो जाता है। रेजोनेंस होने के बाद आपको पता चलता है कि वो दुखी है, और आपको फिर ऐसा लगता है कि हम इसके लिए कुछ तो कर सकते हैं और आप उसका परेशानी सॉल्व कर लेते हो। तो क्या यही कंपल्शन है? तो मतलब उन्होंने 1-2 मिनट बोल के मुझे ऐसा लगता था कि अरे ये तो इतना पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन तो एकदम डिफिकल्ट पूछेंगे। तो बाद में उन्होंने सिर्फ यही कहा कि क्या यही कंपल्शन होता है? तो मैंने कहा ये सर यही कंपल्शन होता है। तो मतलब बोलने का मतलब ऐसा कि जो राज शुक्ला सर का पैनल है तो वो ज़्यादातर बोलते हैं, मतलब मेरा इंटरव्यू 30 या 35 मिनट तक चला होगा, उसमें तो 15-16 मिनट तो वही बोलते थे, मतलब बोल रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा टेंशन लेके मत जाओ कि क्या पूछेंगे क्या नहीं, और फ्री माइंड से चले जाओ। और उसके बाद मेरा पूरा इंटरव्यू ख़त्म हो गया। तो आपको रिकमेंडेशन इतना ही है कि ज़्यादा टेंशन लेके मत जाओ कि यार क्या पूछते हैं क्या नहीं, और प्री माइंडेड भी मत जाओ। अब आपने देखा होगा कि सारे इंटरव्यू में मुझे एक भी इंटरनेशनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन, एक भी इंटरनेशनल रिलेशंस का क्वेश्चन नहीं पूछा था। और डैप का बताना चाहता हूँ कि डैप में जो जो लिखा है हर एक वर्ड का अच्छे तरह से प्रिपरेशन करके जाओ, और ज़्यादा टेंशन मत लो क्या पूछेंगे क्या नहीं। हमें सिर्फ कॉन्वर्सेशन करके आना है। और भगवद गीता में लिखा ही है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब हमें जाके हमारा पूरा 100% देना है। देखिए रिजल्ट का क्या होता है, कितने मार्क्स देते हैं, वो तो बात की बात है, लेकिन अभी अपना 100% देना है। वही कहना था इसकी वजह से। मतलब बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर बताओ क्या हुआ क्या हुआ, और हर एक बंदे को बताने के लिए थोड़ी परेशानी आती थी, फिर इरिटेट होने लगता था, इसलिए मैंने ये वीडियो ही बना दिया। तो आप सबको उसका फ़ायदा हो जाएगा, यही आशा करता हूँ। और थैंक यू आखिर तक सुनने के लिए।